कहते हैं बारिश जब आती है तो सब कुछ धो देती है, पर कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बारिश केवल भीगाती नहीं बल्कि जिंदगी की जड़ें हिला देती है। पिताजी, छत से पानी अंदर आ रहा है, किताबें भीग रही हैं। जल्दी आइए, कहीं सब खराब ना हो जाए। ये देखिए, मेरी हिंदी वाली किताब पूरी भीग गई। अब स्कूल क्या ले जाए? किताबें बचा ले बेटा, मुझे खांसी की आदत हो गई है, लेकिन तेरे सपनों की बारिश में मैं कभी भीगना नहीं चाहता। कितनी बार मम्मी ने सिलवाया था इसे। उस एक रात उस बच्चे की किताबें ही नहीं, उसका बचपन भी भीग गया था। उसने पहली बार जाना, छत का मतलब सिर्फ छाया नहीं बल्कि सुरक्षा होता है, और गरीबी उससे हर दिन ये सुरक्षा छीन लेती है। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, पर राहुल के भीतर की हलचल अब भी जारी थी। उसे पता था, अगर दवा नहीं मिली तो शायद पिताजी की सांसें ज्यादा देर तक न टिक पाएं। भैया, ये दवा पिताजी के लिए है। कल रात बहुत खांसी हो रही थी उन्हें। आप जरा देख लीजिए, कितने की है? बेटा, ये 3 दवाई हैं, एक कफ सिरप, दूसरा एंटीबायोटिक और एक बाम। टोटल 500 रुपये लगेंगे। मेरे पास सिर्फ 200 हैं, बाकी के पैसे मेरे पास नहीं हैं। पर मेरी ये किताबें बिल्कुल नई हैं, माँ ने बहुत मुश्किल से दिलवाई थी। आप चाहे तो इन्हें रख लीजिए, बस दवा दे दीजिए। किताबें तुझे पढ़ने के लिए दी गई थी, गिरवी रखने के लिए नहीं। पर तेरा इरादा देख रहा हूँ। ले जा बेटा, ये दवाई ले जा, और अगली बार खुद मत बीमार पड़ जाना। धन्यवाद भैया, आपने मेरी उम्मीद बचा ली। मैं एक दिन ये किताबें भी वापस लाऊंगा और आपका यह एहसान भी चुकाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना अपना। उस दिन एक बच्चे ने पहली बार अपने भविष्य से समझौता किया, क्योंकि उसे लग रहा था उसका आज शायद कल को देख ही ना पाए। कुछ लोग बारिश में भीगकर सपने देखते हैं, और कुछ लोग दूसरों के सपनों को कुचलकर अपनी गलतफहमी को काबिलियत समझ बैठते हैं। दोपहर की बारिश तेज हो चुकी है। सेठ विजय अपने बंगले के बाहर कुर्सी पर बैठा है, छतरी लेकर। गांव वाले बाहर भीगते हुए खड़े हैं, कुछ तो सिर्फ सेठ का तमाशा देखने आए हैं। विजय सेठ भी उन्हीं में से एक था, जो गरीबों के संघर्ष में अपना मनोरंजन खोजता था। देख रहे हो मोहन, ये कैसे फटे हालत में चल रहा है। हाथ में दवा, चेहरे पे डर। ये है असली गरीबी का चेहरा। बिल्कुल फिल्मी लग रहा है ना? जी मालिक, लगता है जैसे किसी सस्ते नाटक का पात्र हो, बस डायलॉग बोलना बाकी है। अरे ओ छोटे, सुन जरा। जी सेठ साहब। तू कहाँ जा रहा है? क्यों भीग रहा है इस बारिश में, यूं नंगे पाँव? पिताजी बीमार हैं, दवा लेकर जा रहा हूँ, जल्दी घर पहुँचना है। सुनो सुनो सब लोग, बाप बीमार है, बेटा भीग रहा है, और इस हालत में भी ये बच्चा घर जा रहा है। यार गांव के लोग सहानुभूति से देखते हैं, लेकिन हिम्मत से कुछ नहीं कहते। देख बेटा, एक सौदा करते हैं। अगर तू इस बारिश में बिल्कुल इसी कीचड़ में 1 घंटे तक खड़ा रह सको तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। ये मेरी दया नहीं, ये मेरा मनोरंजन है। हाँ। वो 500 रुपये राहुल के लिए एक सपना था, लेकिन सेठ के लिए सिर्फ एक तमाशा। ठीक है सेठ जी, अगर ये 500 मेरे पिता की दवा से ज्यादा कीमती नहीं है तो मैं 1 घंटे क्या 1 उम्र भी खड़ा हो सकता हूँ। वाह, जवाब तो मंत्री वाला दे गया छोटू। चलो देखते हैं कितना टिक पाता ये फटेहाल हीरो। हर मिनट एक लड़ाई थी, हर बूंद एक जख्म, हर सांस एक कसौटी। पर राहुल हिला नहीं, क्योंकि वो जानता था वो अगर हिल गया तो पिताजी की सांसें थम जाएंगी। तू कांप रहा है राहुल, लेकिन याद कर, माँ ने क्या कहा था, अगर हालात हिला दें तो पैरों से नहीं हौसले से खड़े रहना। कई लोग फुसफुसाते हैं, बच्चा कांप रहा है, सेठ को रोकिए, इसे बुखार हो जाएगा।
सेठ को रोकिए। अरे हिम्मत वाला बच्चा है, सीख रहा है दुनिया की असली सच्चाई। 1 घंटा बीत चुका है। लोग चुप हैं। राहुल की आंखें लाल हैं, होंठ नीले पड़े हुए हैं। वाह बच्चा, तू तो सच में जीत गया। अब वादा निभाता हूँ। ले पकड़ ये 500 रुपये। वो 5 सिक्के कीचड़ में फेंकता है, जानबूझकर, सबके सामने। सेठ जी, इतनी बेइज्जती। ये सिर्फ सिक्के नहीं है, ये मेरी मेहनत है। ये मेरे पिता की सांसें हैं। इन पर कीचड़ जरूर है, पर मेरी आत्मा अब भी साफ है। वाह, भाषण भी अच्छा देता है। पढ़ने से ही आया होगा ना? हाँ सेठ जी, मैं पढ़ूंगा और एक दिन ऐसा आएगा जब यही सिक्के आपको झुका देंगे। उस दिन एक बच्चा टूटा नहीं, बल्कि खुद को फिर से गढ़ा, और उस कीचड़ भरे सिक्के ने उसके भविष्य की नींव रख दी। राहुल गीले कपड़ों में कांपते बदन से दवा हाथ में लिए घर लौटता है। जीतने का भाव तभी आता है जब हारने के लिए कुछ हो, और राहुल हर कदम पर हार रहा था, बचपन से, गर्मी से, बारिश से, पर फिर भी वो आज जीत कर लौटा था। गीला कच्चा रास्ता, झोपड़ी की छत से अब भी टपक रही बूंदें, दिए की हल्की लौ। पिताजी देखिए, दवाइयाँ ले आया हूँ। बिल्कुल वही सिरप जो डॉक्टर ने कहा था, और बाम भी। थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा आपको। तू भीग रहा है राहुल, तू पूरा। हे राम, ये क्या हाल बना लिया अपना बेटा। नहीं पिताजी, आप मत उठिए, आपको आराम चाहिए। मैं ठीक हूँ। दवा कहाँ से लाए? तेरे पास तो पैसा नहीं थे बेटा, पैसा कहाँ से आया? एक खेल हुआ था। सेठ साहब ने बारिश में 1 घंटा खड़े रहने को कहा था, मैंने वही किया, आपके लिए। तू मेरे लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा क्या है? दिखता रहा बेटा, मेरी जान से ज्यादा तेरी इज्जत है मेरे लिए। मैं पिता कहलाने का लायक नहीं हूँ बेटा, मुझे मर जाने दो। पिताजी, अगर मैं पढ़ा लिखा बन गया तो कोई कभी हम पर कीचड़ नहीं फेंकेगा। हम फिर कभी भीग कर नहीं जिएंगे। बस दवा खा लीजिए। वो आज जीत कर लौटा था, पर उसकी थकान हर जंग की कहानी कह रही थी। उस रात एक पिता टूटा था, पर उस टूटन में एक बेटे का संकल्प जन्म ले चुका था। कुछ रातें हमारी नींद नहीं लेती, बल्कि हमें जगा देती हैं। जैसे आज राहुल की आंखों में नींद नहीं, आग जल रही थी। मैं IAS बनूंगा। मुझे किसी से बदला नहीं लेना, मुझे बदलाव बनना है। मैं उस स्कूल में जाऊंगा जहां हर बच्चा इज्जत से पढ़ेगा, जहां पैसा नहीं, मेहनत दाखिला तय करेगी। और उस रात राहुल ने बारिश के उस सिक्के को एक वादा बना दिया, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। दस साल बाद गांव में अफवाह उड़ती है कि IAS साहब आ रहे हैं। सेठ विजय आजकल बीमार है, उसके कारोबार में घाटा है। उसने राहुल कुमार IAS को खुद चिट्ठी लिखकर बुलाया है। वो सेठ जिसने कभी 5 सिक्के फेंके थे, आज अपने बिस्तर पर उन सिक्कों के जवाब के डर से कांप रहा था। क्या राहुल बाब आ गए? हाँ, मैं वही राहुल हूँ जिसके सपनों को आप बारिश में भिगोते थे। माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत जुल्म किया, समझ नहीं पाया तो बड़ा आदमी बन गया। बड़ा मैं नहीं हुआ सेठ जी, बड़ी आपकी गलती थी जो एक बच्चे की भूख को तमाशा समझ बैठे। आज भी आपकी आंखों में डर है और मेरी आंखों में केवल जिम्मेदारी। जो भी सजा है मंजूर है मुझे, मुझे माफ करना बेटा। आपको सजा नहीं, एक शिक्षा मिलेगी। मैं आपके साथ वही करूंगा जो एक अधिकारी को करना चाहिए, कानून से, इंसाफ से और इंसानियत से। वो सिक्का अब उसकी जिंदगी की परीक्षा बन चुका था। अब हर बूंद इंसाफ की बारिश बन चुकी थी, और वो सिक्का
पूरी कीमत के साथ लौट चुका था। बहरामपुर नाम में भरा था राम, पर जमीन पर फैला था बृजसेन ठाकुर का तानाशाह राज। यहाँ जमीनें किसानों की थीं, पर कागजों पर नाम उसका था। बीज वो देता था, खाद भी, पर ब्याज ऐसा लेता था कि किसानों के बच्चों की भूख तक गिरवी हो जाती थी। सेठ जी, इस बार धान की फसल थोड़ी कम हुई। बारिश वक्त पे नहीं आई, बीज महंगा था, खाद भी आधी उधारी पर ली थी। अब आप कह रहे हैं कि पूरा खेत आपके पास रहेगा। अबे काका, मैंने तुझे बीज दिए, खाद दी, ट्रैक्टर भी दिया, और तू फसल कम होने का रोना रो रहा है। मेरी शर्तें शुरू से साफ थीं। बीज मेरा, जमीन तेरी, पर फसल आधी मेरी, और अगर बर्बादी हुई तो ब्याज से भरपाई होगी। ये है ठाकुर की खेती योजना। सेठ जी, पर वो ब्याज पिछले साल का भी चुकाया नहीं। अब अगर आधी फसल भी चली गई तो घर में क्या खाएंगे? अरे भूख लगती है तो शहर जाओ, मजदूरी करो। यहां मेरे खेत में उगाओगे तो मेरे नियम पर चलोगे, वरना अगले हफ्ते खेत पर ताला लग जाएगा। तू ज्यादा बोलेगा काका तो खेत छोड़ छांव भी नहीं मिलेगी गांव में। ठाकुर की ये खेती योजना असल में सिस्टमेटिक गुलामी थी, जहां बीज के नाम पर आरण, ब्याज के नाम पर शोषण और कानून के नाम पर भय बिकता था। उसी गांव में जहां कभी एक लड़का बारिश में भीगकर 5 सिक्कों के लिए खड़ा रहा था, अब वो लौटा था, पर सिर्फ वर्दी नहीं बल्कि रिश्ते की डोरी में बंध कर। देख बेटा राहुल, बचपन में जब तू भीग कर दवा लाया था, मैंने उसी दिन सोच लिया था, जिस लड़की को तू अपनी पत्नी बनाएगा वो खुशकिस्मत होगी, और मेरी भतीजी मीरा, वो तो बचपन से ही तुझे अपना हीरो मानती है। माँ, मैंने उसे बारिश में भीगते देखा था। 5 रुपये के लिए नहीं, पिता की सांसों के लिए लड़ता हुआ देखा था। वो मेरा सपना नहीं था माँ, वो मेरा सम्मान है। बिटिया, ऐसा दामाद अगर घर आ जाए तो बेटी नहीं, किस्मत ब्याही जाती है। तेरे जैसे बेटे को तो मैं 100 बार दामाद बनाऊं, पर बेटे तू रहेगा। मैं मीरा से विवाह करना चाहता हूँ, पर एक शर्त पर। शादी के बाद मैं इसी गांव में रहूंगा, उसी झोपड़ी में, उसी मिट्टी में जहां मेरा संकल्प जन्मा था। वो शादी नहीं थी, बल्कि गांव की आत्मा को उसका खोया सम्मान मिलना था। काका, मैंने वादा किया था कि जब लौटूंगा तो खाली हाथ नहीं आऊंगा। मीरा को केवल दुल्हन बनाकर नहीं लाऊंगा, बल्कि इस गांव की बेटी को इज्जत दिलाने, इस गांव को सम्मान दिलाने और इस जमीन को न्याय दिलाने आया हूं। मैं इस गांव का दामाद नहीं, सिपाही बनकर आया हूं। राहुल, मैंने कभी मंदिरों में मांग नहीं भरी, पर जब तू उस रात बारिश में खड़ा रहा, मैंने भगवान से वही मांगा जो आज मेरी चौखट पर खड़ा है। मीरा की आंखों में इंतजार था और राहुल के मन में उत्तरदायित्व। ये सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि संघर्ष की लौ में जले 2 दिलों का संकल्प था। धूप ढल चुकी है, किसान इकट्ठा ठाकुर हवेली से आता है। अबे राहुल, तू यहाँ दामाद बनकर आया है या दरोगा? तू क्या समझता है, IAS बनकर मेरी जमींदारी हिला देगा? ठाकुर साहब, आपकी जमींदारी कभी सच नहीं थी, ये लोगों की मजबूरी पर टिकी साजिश थी। मैंने जिला कार्यालय से आपके सारे रिकॉर्ड मंगवाए हैं, जिसमें साफ लिखा है आपने 42 किसानों की जमीनें बटाई के नाम पर कब्जाई हैं और हर साल उनके हिस्से से 3 गुना वसूली की है। आपने सरकारी बीज योजना के नाम पर घपला किया है और खाद घोटाले में भी नाम है आपका। झूठ, सब झूठ है। किसान ही कामचोर हैं, उगाना नहीं आता और इल्जाम मेरे ऊपर। सेठ जी, पिछले साल आपने कहा धान की फसल में मुनाफा हुआ, फिर भी आपने हमारा आधा हिस्सा रख लिया। कहते थे ब्याज चढ़ गया। अब बताइए, हम क्या चुकाएं, फसल, खेत या अपना खून? और अब सरकार ने निर्णय लिया है, आपके सारे जमीनी दस्तावेजों की जांच होगी, किसानों को उनका हक मिलेगा, और अगर दोष सिद्ध हुआ तो आपकी हवेली एक जन केंद्र बनेगी। उस दिन पसीने से लथपथ किसानों की रगों में उम्मीद दौड़ी थी और जमींदार की साजिशों में दरारें पड़ चुकी थीं। बहरामपुर गांव, जहां मिट्टी कभी सोना उगाती थी, पर अब वहां सिर्फ आंसू बोए जा रहे थे, क्योंकि वहां का मालिकाना हक किसानों का नहीं बल्कि ठाकुर बृजसेन का था। हमने तो खेत जोता, बीज डाला, खाद डाली,
फिर भी जब फसल आई, ठाकुर बोला, ब्याज बचा है, सब ले जाऊंगा। अब सालों से यही हो रहा है बेटा। उनका नियम सीधा है, बीज देंगे, ट्रैक्टर देंगे, खाद देंगे, पर ब्याज 10% नहीं 100% तक चढ़ता है और हिसाब कभी साफ नहीं होता, कभी फसल नहीं बचती, कभी आत्मा। ठाकुर ब्रिजसेन ने एक सिस्टम बना रखा था, ठाकुर कृषि योजना, जहां किसानों को बीज, खाद, ट्रैक्टर उधार मिलता था, पर पेपर पर कुछ नहीं, मुंह जुबानी लेन देन, और जब फसल आती तो उसका 70% ठाकुर का, 20% ब्याज का और 10% किसान के आंसुओं का होता। दिल्ली से लौटता विक्रम ठाकुर, पिता से भी बड़ा शिकारी ठाकुर का बेटा विक्रम, जो दिल्ली में MBA पढ़ रहा था और वहाँ सीखा था लूटना भी एक आर्ट है, अब बाप का साम्राज्य संभालने लौटा था। विक्रम बेटा, आ गया तू आया है तो अब डरने की जरूरत नहीं। गांव के ये भूखे भिखारी अब हमें आंख नहीं दिखा सकते। पापा, अब टाइम बदल गया है। अब लाठी से नहीं, लॉबिंग से दबाना होगा। मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करूंगा। किसानों को कहेंगे, तुम सिर्फ उगाओ, सब कुछ हम खरीदेंगे और फिर दाम हम तय करेंगे। नाम होगा ठाकुर ग्रीन ग्रुप। वाह बेटा, तू तो मेरा भी बाप निकला। सिर्फ लूट ही नहीं, अब इसे कायदे का नाम भी मिल गया। अब जमींदारी आधुनिक भाषा में लिपटी शोषण नीति बन चुकी थी, पर वो भूल गए थे कि अब गांव में राहुल लौट चुका है। तो तुम वही राहुल हो जिसने पापा के धंधे में दखल दिया? एक दामाद बनकर आए थे, अब अधिकारी बनकर सरकार चला रहे हो। हाँ, मैं वही राहुल हूँ जो कभी बारिश में कीचड़ में खड़ा रहा और आज उसी कीचड़ में तुम्हारी जमींदारी की इमारत डूबने वाली है। ये गांव तुम्हारा नहीं है राहुल। यहाँ के लोग मजबूर हैं। तुम्हारी बातें सुनकर ताली जरूर बजाएंगे, पर अगले सीजन फिर मेरे ट्रैक्टर के पीछे लाइन लगाएंगे। विक्रम ठाकुर, जिन्होंने कभी अपने पैरों में गीली मिट्टी नहीं लगने दी, वो कभी किसानों की भूख नहीं समझ सकते। अब इस गांव में एक नया बोर्ड लगेगा, फसल का दाम किसान तय करेगा। तुम्हारा ठाकुर ग्रीन ग्रुप अब सरकारी जांच के दायरे में है। हम राहुल बाबू के साथ हैं। अब हम बिकेंगे नहीं, अब फसल हमारी, दाम भी हमारा। उस दिन एक बेटा नहीं, एक अधिकारी, एक दामाद और एक क्रांतिकारी खड़ा था, जिसने झोंपड़ी से निकलकर हवेली के शिखर को झुका दिया। बारिश फिर आई, पर अब डर नहीं था तेज बारिश। मीरा छतरी लिए खड़ी, राहुल खेत में बच्चों को मिट्टी सिखा रहा है। फिर भीग रहे हो राहुल? अब डर नहीं लगता मीरा, क्योंकि अब इस बारिश में किसी का बचपन नहीं भीगता। अब हर सिक्का इंसाफ लेकर आता है। वो लड़का जो बारिश में कांपा था, अब गांव की छांव बन चुका था और उस सिक्के की खनक अब हर खेत में गूंज रही थी। गांव की मिट्टी अब सिर्फ उगाने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ की खेती के लिए तैयार थी। आज पहली बार ठाकुर के खेतों पर सवाल उठने वाले थे और जवाब राहुल के पास था। ठाकुर ब्रिजसेन और विक्रम ठाकुर, गांव वालों ने आपके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फसल लूटना, बिन कानूनी कर्ज देना और खेतों को जबरन अपने नाम करवाना। आप क्या कहना चाहते हैं? हमने किसी को जबरदस्ती नहीं की, सभी ने अपनी मर्जी से कर्ज लिया था। हमें फंसाया जा रहा है। हमने आधुनिक पद्धति से फार्मिंग शुरू की थी, किसानों की मदद के लिए। बदले में प्रॉफिट लिया तो क्या गुनाह किया? आपकी मदद के नाम पर ये किसानों के खेत हड़पे गए। इन 7 किसानों के पास मूल दस्तावेज हैं, जहां हस्ताक्षर करवाए गए कोरे कागजों पर और बाद में लिखा गया भूमि हस्तांतरण। ये रहा वीडियो सबूत, जहां विक्रम ठाकुर कह रहा है कि दाम हम तय करेंगे। ये है आयकर विभाग की रिपोर्ट, जो बताती है कि ठाकुर ग्रीन ग्रुप के नाम पर 2 करोड़ की अवैध फसल खरीदी बिना बिल के की गई है। और सबसे बड़ी बात, खेत जो इन किसानों के नाम राजस्व अभिलेख में थे, उन्हें जाली खतौनी से अपने नाम दर्ज करवाया गया।
अब न्याय गांव की पंचायत करेगी। ये सबूत देखकर हम पंचायत की ओर से घोषणा करते हैं कि ठाकुर और उनके बेटे द्वारा जिन जिन किसानों की जमीनें हड़पी गईं, उनका कब्जा तत्काल समाप्त किया जाए। ठाकुर ब्रिजसेन की कुल 18 बीघा जमीन, जिसमें 9 बीघा 6 किसानों से हड़पी गई थी, अब कानूनी रूप से वापस लौटाई जाती है। ठाकुर और उनके बेटे को IPC 420, 467, 468, 471 के तहत हिरासत में लीजिए। आज पहली बार हमारी मिट्टी ने हमारी पुकार सुनी। धन्य है वो बेटा जो दामाद बनकर आया और मसीहा बन गया। अब खेत फिर हमारे होंगे, अब हल चलाएंगे हम, कंधों पर बोझ नहीं होगा, अब हमारे सर पर संविधान होगा। आज मिट्टी की भाषा बदली थी। अब वो जमींदारी नहीं, जिम्मेदारी बो रही थी। जहाँ कभी किसान बिकते थे, अब वहाँ इंसाफ उग रहा था। और जब अगली बारिश आएगी तो ये सिक्का नहीं गिरेगा, बल्कि फसल उगाएगा। अब ये खेत हमारे नहीं, इनका मालिक है मेहनत, और हर बूंद जो गिरेगी उसका हिसाब बराबर होगा। बारिश का सिक्का अब सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, बल्कि एक न्याय की परंपरा थी जो पीढ़ियों तक बहेगी और मिट्टी में हर बार नया सूरज उगाएगी।